इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जी जो प्रोसेस पहले आता है उसके अकॉर्डिंग इसको चला दें, एग्जीक्यूट कर दें। बट लेटर ऑन ये आया कि जी अब सम प्रोसेस जो थे वो कुछ स्मॉल प्रोसेस होते थे, कुछ छोटे थे, जी अगर बड़े चलते जाएंगे तो वो छोटे बीच में उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है, हालांकि उन्होंने खुद थोड़ा चलना होता है। तो इसको अपडेटेड जो था वो इसका शारजाह आ गया। एंड शारजाह में फिर कोई जो इसका फर्स्ट टर्म इशू था वो कुछ आने लग गया कि जिसको एक स्टारवेशन सिचुएशन के नाम हम दे देते हैं, स्टारवेशन। एनीवन आइडिया अबाउट स्टारवेशन? स्टारवेशन क्या होता है किसी को आइडिया? जी सर, स्टारवेशन ये होता है कि आपके किसी एक प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट हो ही ना। एक प्रोसेस आपका बहुत लंबा है, वो रिसोर्स यूज कर रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको रिसोर्स एलोकेट हो ही नहीं रहा, वो स्टारवेशन है। स्टारवेशन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है, जैसा कि मुहतरमा फरमा रही हैं कि प्रोसेस अब आके क्यू में लगे हुए हैं सारे, ठीक है, बाद में आने वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं और एक ऐसा प्रोसेस ड्यू टू सम टेक्निक, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन उसमें क्या हो सकती है कि अगर हम शारजाह की वो और प्रेम्पटिव सिचुएशन है वो हमने अप्लाई की हुई है, होगा क्या कि जो छोटे आने वाले ब्लड से एक प्रोसेस है उसने अबाउट 2 सेकंड उसको चलने के लिए लगेंगे, ठीक है, और उसके साथ बाकी प्रोसेस, अब वो प्रोसेस लाइक अभी 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुई, 9 बजे वो आके क्यू में लग गया, ठीक है, उसके अलावा बाकी प्रोसेस थे वो कोई 5 सेकंड 10 सेकंड, चलो 50 100 इवन 199 तक भी हुए, 200 से कम हुए वो चलते गए। इवन कुछ प्रोसेस वो चलते गए 10 बजे भी आए, मैं जनरल ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो प्रोसेस 200 से छोटे थे वो भी चलते गए, वो जो 200 वाला प्रोसेस है वो नहीं चल रहा। अब ऐसे प्रोसेस को या सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? स्टारवेशन, ठीक है। सो इसका जो सोल्यूशन है वो एक एजिंग कहते हैं उसको, ठीक है। स्टारवेशन एक प्रॉब्लम है कि जिसमें रिसोर्स जो होता है, सॉरी जो प्रोसेस है वो क्रिएट हो जाता है बट उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं होता, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन एक एजिंग आती है। एजिंग में क्या होता है कि उसकी हम प्रायोरिटी उसको साइन कर देते हैं, जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होगा एक प्रायोरिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो हम जब प्रायोरिटी वाला पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देन शारजाह फर्स्ट, इसके बाद राउंड रॉबिन से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये था जो प्रोसेस बेशक छोटा है बड़ा है वो जो पहले आया उसको एग्जीक्यूट करते हैं। शारजाह में ये आया कि जो प्रोसेस छोटा है उसको पहले चलाएं, अराइवल बशर्ते कि वो प्रोसेस अराइव हो चुका हो, ठीक है, उसको। अब दोनों में इशू आने लग गया। पहले में ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कि छोटा प्रोसेस उसको टाइम लगता था, और शारजाह फर्स्ट में ये हो गया कि जो बड़ा प्रोसेस है बेचारा उसका क्या कसूर है कि अगर उसने डाटा उसके साथ कुछ ज्यादा है उसका क्या कसूर है, उसकी टर्न ही नहीं आ रही है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसलिए एक कॉमन थ्योरी पेश की गई कि राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या कहता है कि तमाम प्रोसेस बेशक वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं उनको इक्वल टाइम आपको दें। अगर तो वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको टाइम क्वांटम का नाम दिया जाता है, अगर तो उसके अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बैलेंस कुछ नहीं होता तो उसको फिर आप नेक्स्ट टर्न में ले लें और अपने जो रिसोर्स है उसको नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर, ठीक हो गया। तो आज इंशाल्लाह हम जो भी स्टार्ट करते हैं वो राउंड रॉबिन से ऑनवर्ड चलते हैं। उसी तरह से जिसमें भी प्रोसेस आ गए, देन अराइवल टाइम। ऐसा करें अभी से ना, और फिर वो पेपर की तरह कहेंगे कि हमने कुछ पेंसिल कंप्यूटर साथ पास करना, या कोई सिस्टम या कोई नोटबुक वगैरह और वो अभी ना पास कर लें, क्योंकि मैंने भी आपके पेपर में देखा है जो आपको खुद करना पड़ा है ना, ये वाला जो न्यूमेरिकल थे, अभी फाइनल में आपके सेमाफोर के न्यूमेरिकल भी आने हैं,
ये भी होंगे, ठीक है। फिर वो डेडलॉक, उसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, पेज रिप्लेसमेंट, उसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। इसलिए इसको साथ साथ ना, आई थिंक जो मुझे अब मैं आपके साथ सोच लूंगा, इसको आप साथ साथ इसको आप भी सॉल्व करें, बिकॉज अभी जस्ट एक पार्ट न्यूमेरिकल का था, वो भी पूरा ही नहीं था, जस्ट उसके दो, वो शारजा फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसके पास भी वो ये वाला पोर्शन का क्वेश्चन आ गया है, पहली बार सारा ही गलत। अगर ठीक है तो जस्ट एक पोर्शन आगे कुछ नहीं, उसका प्रॉपर उसको नहीं दिया हुआ, ठीक है। 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये राउंड रॉबिन वाला जो सॉरी ये जो न्यूमेरिकल थे, ये मुकम्मल ठीक थे, ठीक है। और उनको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स भी जो है वो मिले हुए हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल में ऑप्शन कोई कॉपी पेस्ट का नहीं था, जो करना था वो खुद ही करना था, और उसमें वो मार्क्स भी अच्छे मिले हुए हैं। थ्योरी वाला भी जहाँ पे मुझे लगा है जिसने खुद किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। बहरहाल अब फाइनल के परस्पेक्टिव से वो ये है कि अभी भी ये आप अपने तय ख्याल कर रहे हैं कि अबाउट 18, 17, 16 और 15 मार्क्स और यूनिट में कम होते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये कम नहीं है, ठीक है। स्टिल यू हैव चांस टू गेट A+ ग्रेड और A ग्रेड। उसके लिए यह है कि आप साथ साथ एफर्ट करें और अपना करना, मैंने नंबर किसी के काट के या रख के क्या करना है, मुझे नंबरों का क्या फायदा है, ठीक है। तो इतना मैं जरूर आप लोगों के लिए करूंगा, आप यकीन है कि न्यूमेरिकल पोर्शन में मैंने आपकी डेफिशिएंसी देखी, हालांकि ये तो बड़ा आसान था, मोस्ट BS में भी होता है ये टॉपिक, कि आप इसको साथ साथ मैं जैसे मैं करूंगा, कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया करूंगा कि आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि बाद में सुना बने आपको इंशाल्लाह। ओके जी, अराइवल टाइम, देन बस टाइम, प्रोसेस लेट से P1 मेरे पास आ जाता है, वैल्यू उसको कोई भी साइन कर दी, टू प्रोसेस इनिशियली सारे 0 पे हम इसको राइट करवा लेते हैं, P3 देन P4 0 पे राइट हुआ, और जो चलेगा ये कुछ 17 चलेगा, 13 लिखना। इसके बाद P5 0 पे राइट हुआ, एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में मेरे पास टाइम क्वांटम, अब क्या है, बस टाइम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, सारे के सारे प्रोसेस जो थे वो 0 पे आ गए थे। सो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, बट इसमें हर प्रोसेस को हम क्या देंगे, असाइंड टाइम स्लॉट दे देंगे, ठीक है। उसको हम टाइम क्वांटम का नाम देते हैं। लेट से मैं इसको 4 कर देता हूँ। अब ये 4 टाइम क्वांटम है, इससे मुराद क्या है कि हर प्रोसेस को, बेशक वो प्रोसेस 2 सेकंड चलना है, 1 सेकंड चलना है, या 50 सेकंड चलना है, या 200 सेकंड चलेगा, आपने हर प्रोसेस को जो टाइम देना है एक स्लॉट में वो 4 सेकंड टाइम देना है, ठीक हो गया। अब हम इसी लिहाज से इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा जी, P1,
कितना चलेगा? अच्छा, ये P1 प्रोसेस कितना चलेगा इसके अकॉर्डिंगली? 4 सेकंड सर। एक्चुअली 4 सेकेंड। टोटल CPU मेरा कितना चल गया? 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस P2, ये भी 4 सेकंड। टोटल चलना था एक्चुअली इसमें 16 सेकेंड, बट अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम हम उसको चला कितना सकते हैं? 4 सेकेंड। लिहाजा अब ये भी मेरे पास चलेगा 4 सेकेंड। अब टोटल CPU कितना हो गया? 4। P1 चल गया था 4, ये 8 सेकेंड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस P3, ये P3 टोटल कितना चलना है? 5, बट अलाउ कितना है? 4। यहाँ पे देखिए जस्ट 1 सेकंड का डिफरेंस है, बट ये एक पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, वो इसको नेक्स्ट जो है वो क्यू में ले जाएगा। लिहाजा 4 ये चला, ये टोटल अब कितना हो गया जी? 12। P4, ये भी 13 है। टोटल चलना है, हमने कितना चलाना है? 4 सेकेंड, जो अलाउ है हमें। तो टोटल अब 16 हो गया। नेक्स्ट P5, अब ये कितना अलाउ है? 4 अलाउ हमें 4 है, बट चलेगा कितना? ओनली 3, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जो ही ये प्रोसेस 16 और ये टोटल 19 हो गया। अब याद रखें इसका जो रिमेनिंग टाइम है, ये 4 चल सकता था, 1 सेकंड इसका बाकी है टाइम अभी भी। वो टाइम किसको दे देंगे? आने वाले जो प्रोसेस हैं, किसी एक को नहीं। ठीक है, वो अब नेक्स्ट बाकी जो टाइम इसका बच गया वो अगले प्रोसेस से ऑनवर्ड हम उसको स्टार्ट कर देंगे नीचे। ठीक है, लिहाजा जी अब यहाँ से दोबारा फिर वही उसी सीक्वेंस से चले। पहले P1 4 16 चलना था, 4 पहले चल गया, 4 अब टोटल 23 हो गया। अब P1 रिमेनिंग कितना है? 8। नेक्स्ट P2, ये भी अभी 4 चलेगा। रिमेनिंग कितना है? 27। 27 गुड। अच्छा P3, P3 सॉरी, अब P3 बाकी कितना रहता है? 1 सेकेंड रहता है सर। 1 सेकेंड। लिहाजा अब ये 1 चलेगा और उसके साथ ही ये प्रोसेस भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। हमने पढ़ा था प्रोसेस आता है न्यू में, न्यू के बाद वो रेडी में आ गया। अब सारे प्रोसेस जो है अब वो रनिंग से होके एक दफा रनिंग से होके दोबारा रेडी क्यू में आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे उनका टाइम कंप्लीट होता जाएगा वो रनिंग के साथ टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर टाइम स्लॉट बाकी है तो वो स्टेट फ्रॉम रनिंग टू अगेन रेडी आ जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे पास टोटल यहाँ पे 27 आना था, यहाँ पे हो जाएगा 28। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस P4, ये बाकी था 9, हम मैक्सिमम चला सकते हैं 4। टोटल मेरे पास ये हो गया 32। एक दफा फिर ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगेन P1 से इसको स्टार्ट कर दो। 8 रिमेनिंग था बट हम चला सकते हैं 4 ही इसी तरह से। 36 टोटल आ गया। इसके बाद P2 ये 27 था, चला सकते हैं 4। टोटल 40 आ गया। अब P3 जो है वो तो खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा P4। ठीक है, P4 भी अभी 5 बाकी है, हम चला सकते हैं 4। इसने 2-3 चक्कर लगा लिए, कोई राहत नहीं देनी। इसके साथ भी बिल्कुल अगर 5 आता है एक नेक्स्ट साइकिल में ही जाएगा, यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, टोटल आ गया अब 44। अगेन यहाँ पे P1 P1 कितनी दफा चल चुका है? यस, अब P1 रिमेनिंग जो है ये 4 ही है लास्ट। ठीक है, 12 ऑलरेडी चल चुका है, 4 ये आ गया, टोटल हो जाएगा 48। P1 भी टर्मिनेट हो गया। अब इस टाइम क्यू में जो प्रोसेस है वो 2 हैं, एक P2 और एक P4। ठीक हो गया जी। तो अब P2 नेक्स्ट। तरह की सिचुएशन नहीं करनी, आपने इसको इसी 4 के डिफरेंस से ही ऑनवर्ड चलाते जाएंगे। न्यूमेरिकली वैसे साहब वो जो है वो ठीक हो जाता है, ये प्रोसेस आंसर ठीक होता है न्यूमेरिकली अगर आप एक ही दफा चला दें। बट अगर हम उसके स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से इसकी बात करें तो फिर यह है कि जो कंप्यूटर चलाएगा वो इसको 4 सेकंड के पर्सपेक्टिव से इसको चलाएगा। ठीक है, ये भी 4 आ गया। 57। अब और की प्रोसेस क्यू में नहीं है, यही चलेगा। अगेन 4। 61। तो वो कितने गए हैं अभी तक? P2 एक ये 2 3 4 5 6 मतलब 24 तक चल चुका है। ठीक है, P2 4 65 28 हो गया। अगेन P2 4 5 लिखिए 69। अब बाकी कितना रह गया जी? 8 टाइम आई थिंक चल चुका है। अब लास्ट जो है वो 3 रह गया है। उसी तरह से फिर P2 और ये 3 चलेगा। फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा 72। ये आपका गैंट चार्ट बन जाएगा। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, जब कंटेक्स्ट प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी तो इसमें ज्यादा फिर ओवरहेड नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आता है। तो सर क्या ये ठीक है? इसीलिए इसका इससे जो है मल्टी लेवल फीडबैक यू। ठीक है, एक्चुअली इनिशियली फर्स्ट सर्व आया, उसमें किसी देखा गया चार्ज अप आ गया। जब इसमें था तो राउंड रॉबिन, हालांकि ये अच्छी टेक्निक है बट इसमें सबसे बड़ा जो ओवरहेड है वो यकीनन बात ठीक है आपकी कंटेक्स्ट स्विच का ही है। ठीक है, इसीलिए इसके बाद जो नेक्स्ट इसका आएगा ना वो है मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक में क्या होगा कि वो उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी सही बट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं ये P2 जो है ये 9 टाइम
अब टोटल 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ और 8 टाइम इसने कंटेक्ट स्विच किया। कंटेक्ट स्विच इटसेल्फ एक ओवरहेड है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करना है, ओवरकम करना होता है हमने, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सर ये जहाँ पर P5 3 सेकंड के लिए चला है, इसके बाद 1 सेकंड तक सीपीयू आइडल रहेगा क्या? ओके जी। अच्छा, दूसरा ये था कि उसमें ना मैंने साथ मेंशन किया हुआ था अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबिलिटी कि आपने उसमें जस्ट एक रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम वो फाइंड करना है, ठीक। आई थिंक यही दो थे, टर्न अराउंड का मैंने नहीं कहा था उसमें मैंने, तो सम हो कोई एफर्ट की गई थी टर्न अराउंड करने के। क्वेश्चन को ना रीड कर लिया करें कि आपका अगर वो रिस्पांस टाइम और टर्न अराउंड टाइम से ही सॉरी वेटिंग टाइम से ही आप उसको कंपेयर हो जाता है, ठीक है। और एक बात और, क्वेश्चन में ये था कि आपने इसका मालूम करना है वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि इन दोनों में से ऑप्टिमल कौन सा है। अगर किसी ने साफ कर भी लिया तो ऑप्टिमल के बारे में बताने के लिए किसी ने कुछ हिम्मत कुछ आगे नहीं की, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आप उसको एवेलुएट करें। अब ये क्लास बड़ी हो चुकी है आपकी, वो छोटी क्लास की लाजमी है कि वो मैंने वो पंजाबी में कहते हैं कि गिट्ठा नापनी है, ऐसा सीन नहीं है। आप पूरी पॉइंट बात करें, एक लाइन भी हो, बल्कि ये एक लाइन ज्यादा है। अभी नेक्स्ट वो सेमाफोर का पोर्शन आएगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल है, आपने वो हाफ लाइन में उसके कुछ आंसर होगा, हाफ लाइन में, और वो अबाउट 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर देगा आपको। तो इट डजंट मीन कि आपको इतनी बड़ी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बड़ी स्टोरी लिखने का कोई फायदा नहीं है, जो आपसे पूछा गया बस वही बताना है आपने, इसी को ख्याल किया करें आप।
और आवाज आ रही है ना मेरी सबकी? सर मैंने ये पूछा था कि ओके ओके। P5 को 3 सेकंड में वो एंड हो गया, तो 1 सेकंड जो आइडल रहा है CPU, तो वो हमने यहाँ पर शो नहीं करना होता। सॉरी रिपीट कीजिएगा, मैं समझ नहीं बात आपकी। P5 जो है ना, ये 3 सेकंड में एंड हो गया था, टाइम क्वांटम 4 सेकंड का उसे मिला बिल्कुल हुआ था, सही। तो जी जी बिल्कुल। 1 सेकंड तक वो आइडल रहेगा CPU। नहीं आइडल नहीं, यहाँ पे आइडल नहीं रहेगा। याद रखिए उसका टाइम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे आइडल तब रहता है जब जो है ना, ये वैसे मैंने आपको मिल से पहले भी साथ में देना था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि समटाइम प्रोसेस नया क्यू में मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में है तब तक इशू कोई नहीं है, कोई आइडल नहीं जाएगा। यूं ही एक टर्न हो गया, एक उसका टर्मिनेट हो गया, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको वो अलॉट हो जाता है, रिसोर्स अलॉट हो जाता है। इसमें आइडल वाला कोई सिचुएशन नहीं होती। ठीक हो गया? तो अभी मैं इसके बाद इंशाल्लाह जब इसको हमने ये अराइवल टाइम चेंज करते हैं ना, उसमें मैं आपको वो आइडल वाली सिचुएशन भी क्रिएट करके देता हूँ कि ऐसे प्रोसेस जो है उनमें आइडल आ जाएगा। ठीक, वो भी हम उसमें करते हैं। ओके जी, अब इसका रिस्पॉन्स टाइम। क्या था फार्मूला रिस्पॉन्स टाइम का? रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला क्या था कि बता दीजिए करें। CPU attend the job first time minus arrival time. करेक्ट। सीपीयू टाइम का जॉब आपने यहाँ पे देखें, अब एक प्रोसेस स्पेशली ये जो P2 प्रोसेस है, ये बहुत 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। हमने कौन सा टाइम लेना है? जो फर्स्ट टाइम उसने अटेंड किया है। ठीक है, इसी तरह से जो टर्न अराउंड आएगा उसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमने लेनी है। ठीक है, ना कि हमने कोई उसके अलावा कोई और वैल्यू लेनी है। P1 को सीपीयू ने कब अटेंड किया है जी? 0 पे। ठीक है, माइनस अराइवल टाइम वो भी 0 है, तो वैसे सब पे 0 है, इक्वल टू 0 ही आ गया। P2 को कब अटेंड किया? यूं ही मैंने आपको बताया था कि लास्ट प्रोसेस को जब सीपीयू छोड़ता है तो उसी सेम टाइम पे नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको अटेंड कर लेता है। ठीक है, लिहाजा P2 का टाइम क्या आ जाएगा? 4 माइनस 0, तो वो अब 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट में इसको -0 आपको पता है, वो मैं वैसे ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, P3 का अब अटेंड हुआ है, ये 8 पे हुआ है। 8 -0 करेंगे तो आंसर 8 ही रहेगा। किसी के पास 3 तो नहीं आ जाता 8 -0 करेंगे? P4 कब अटेंड हुआ? P4 12 पे फर्स्ट टाइम सीपीयू ने अटेंड किया, और P5 को फर्स्ट टाइम सीपीयू ने कब अटेंड किया? 16 पे। ये फर्स्ट टाइम भी किया और लास्ट टाइम भी 16 पे P5 को जो है वो अटेंड हो गया था यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी को ही आप कर लें, टोटल कर लें आगे। 4 8 12 8 12 20 और 4 24 और 16 कितने हो गए जी? 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 8 आ गया।
सो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम। ये कुछ स्टूडेंट ने इसको एक अच्छी अप्रोच यूज की है कि बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि टर्न अराउंड टाइम उन्होंने पहले निकाल लिया था, और जो टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो उसमें से जस्ट प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन टाइम माइनस कर दे तो वो वेट टाइम निकल जाता है। ठीक है, अब वैसे ही उसको मैं करने लगा। सर ये पता नहीं पीछे से किसकी आवाजें आ रही हैं, इस तरह समझ नहीं आ रही। तो मेरी तरफ से आ रही है कि आप उधर से आ रही हैं? आपकी तरफ से? सर आपकी तरफ से नहीं आ रही सर, ये कोई सीएच कंप्यूटर है उनकी तरफ से आ रही। तो आप अपना माइक जो है ना, बाकी लोग या जब आपको क्वेश्चन है क्यूरी है तब आप माइक अपना ऑन करें, अदरवाइज माइक को ना ऑफ रखिएगा। ये तो एक चेक कर दें। थैंक यू जी, थैंक यू। आई रिमाइंड टू आने। तो बता आपको ये रहा था कि जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है उसका फार्मूला टोटल कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कोई प्रोसेस का टोटल कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो सर वो शोर स्टिल अभी तक आ रहा है सर, आप खुद म्यूट कर दें। ये मुझे अपना म्यूट करना पड़ेगा? नो सर, सब के म्यूट कर देना, आप अपना तो अनम्यूट ही रखें। टर्न अराउंड टाइम में क्या है कि हमारे पास पूरा प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस 0। अब प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम है वो P1 का है 48, ये कंप्लीट हो रहा है। माइनस 0 किया तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चले पहले के साथ मैं लिख भी देता हूँ, फार्मूला जरा याद रहेगा। T2 कब कंप्लीट हुआ? ये हो रहा है 72 पे। माइनस 0 करेंगे तो 72 ही आएगा। ठीक है, T3 कब कंप्लीट हो रहा है? 28 पे। से कोई चीज भी कंफ्यूजन पैदा करे फौरन पूछ लेना है। ठीक है, P4 कब कंप्लीट हो रहा है? 53 पे। लास्ट वन इज P5 कब कंप्लीट हो रहा है जी? 19 पे। एक ही जब आया था तो कंप्लीट हो गया था, और ये 19 पे।
आप सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n, जो कि हमारे पास हैं अब 48 प्लस 72 प्लस 28 प्लस 53 प्लस 19, ठीक है। कितना बन जाता है ये, टोटल करें जरा इसे। टू 220 सर। ये 220 220 कन्फर्म है ना? जी सर। 44 आ गया। तो कैलकुलेशन गलत हुई तो ये आपके सर जानी है। नहीं नहीं सर, मैंने किया सही है। इसी तरह से आप अपनी भी पार्टिसिपेशन साथ रखें, बिकॉज जब आप साथ एक्टिवली रहेंगे इस चीज़ को भूलेंगे साथ, फिर भूलेगा नहीं होपफुली। फिर वो बात आ जाती है मिड टर्म वाली, आपको अपने नंबर डिडक्शन याद आ जानी। इवन मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑल टीचर को स्ट्रक्चर हुआ है, मैं तो कॉपी पेस्ट कहीं भी नजर है 0 पर। बहरहाल इस चीज़ को भूल के कुछ भी मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल में मैंने देखा है आपको कि वो जिसने भी किया कि 2-3 थे जिनके कुछ ठीक मुझे नजर आए हैं, बाकी वो बाकी तमाम लोग जो है बजाय इसके के बाद में करने के एक तो इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा पूछे ना, इसको लाजमी रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपके सामने है, जहाँ से आपको इशू नजर आए वहाँ से देख लेना। अदरवाइज ये है कि साथ क्लास लाजमी करें, तो उसको थोड़ा सा ना आधा पौना घंटा लगा लीजिएगा, एक एक एटलीस्ट इसकी रेफर कर लेंगे तब भी हो जाएगा। बस ये कि एकदम हाथ से गुजरते, ठीक है। अब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का जो फार्मूला है, एक्चुअली इसका जो फार्मूला वो होता है प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सिंपली अगर हम इसको बात कर लें तो आप ये भी कर सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ये जरा शॉर्ट फार्मूला हो जाता है, लिखने में आसानी रहेगी, बट ऑन अदर हैंड इसका एक वैसे साइड इफेक्ट भी है। अगर खुदा न खास्ता टर्न अराउंड की कोई एक वैल्यू भी गलत हो गई तो आपका वेटिंग टाइम भी हो जाएगा गलत। तो टर्न अराउंड टाइम की कोई एक वैल्यू भी गलत होगी, वेटिंग टाइम भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं लिख देता हूँ आपको, बाकी सब टाइम का एक्चुअल फार्मूला है प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम। तो T1 कब कंप्लीट हुआ है जी? मैं अभी टर्न अराउंड से मैनेज कर रहा हूँ। 48 प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन टाइम, T1 कितनी देर एग्जीक्यूशन रहा, या तो इसका P1 कहिएगा, आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 4 इधर चला, 4 इधर चला, 4 इधर चला, 4 टोटल 16 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, 48 माइनस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा 32। T2 टर्न अराउंड टाइम है इसका 72 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम 35। यहाँ से भी काउंट कर लें, सिंपल ही है कि आप बस टाइम जो होता है वो उधर से देखें और उसको उसमें से माइनस कर लेना, ठीक है।
तो कितना बाजिएगा जी? 37. 37. Next P3. अच्छा, ये P3 का आपको इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 28 माइनस प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन टाइम। P3 कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ था? 5, ठीक है। 4 इधर 1 इधर 5, 23। Then P4 का टर्न अराउंड टाइम है 53 माइनस 13. 13। गुड। ये 40 रिमेनिंग रह गया। 5 19 माइनस 3. 16 आ गया। ठीक है जी। अब आप इसी तरह से पहला किया था 32 प्लस 37 32 प्लस 37 प्लस 23 प्लस 40 प्लस 16 148. 148 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाता है? 29.6. 29.6। अब ये मेरे पास एक जो टाइम पॉइंटर मैंने उसका निकाला वो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया, टर्न अराउंड टाइम भी आ गया और वेटिंग टाइम भी मेरे पास आ गया। ठीक है। अब इस तरह से आपको पेपर दिया था, मैंने कहा था कि इसमें से आपने ऑप्टिमल फाइंड करना है। आपके पास दो ऑप्शन थे, एक मतलब जो क्वेश्चन था वो सेम ही था, प्रोसेस सेम थे, जबकि मैंने उसको कहा था कि दो वे इसको प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव से करें। ठीक है, प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव से करें और आफ्टर दिस आपने ये कंपैरिजन देना है कि जी इनमें से बेटर कौन सा है, ऑप्टिमल कौन सा है। तो ऑप्टिमल कौन सा होगा, लेट से मैं इसी को, ये जो मेरे पास आंसर आए हैं ना, मैं आपको इनको एक्सपोज वैल्यू लिखने लगा नीचे। ठीक है, लेट से मैं इसको शारजा फर्स्ट से करता, मैंने किया नहीं है, मैं टोटली एक एक्सपोज वैल्यू लिखने लगा, कीप इन माइंड। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं शारजा फर्स्ट से करता तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आ जाता 12 और उसके बाद जो टर्न अराउंड टाइम है वो आ जाता 53 ऑन एवरेज। सब प्रोसेस की एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो वेटिंग टाइम था वो आ जाता कोई 31। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन थे। अब इन दोनों में से ये जो है ये राउंड रॉबिन का है, और शारजा फर्स्ट की लेट्स से ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं ये वाली हैं। सो विच वन इज ऑप्टिमल? हमने सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में देखा था, हमें रिस्पॉन्स टाइम, हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन करना है उसमें रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रहे। तो ऑप्टिमल कौन सा होगा? दोनों में से जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम आया वो ऑप्टिमल होगा। तो दूसरा फिर आ जाता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो इसके अकॉर्डिंग राउंड रॉबिन में 44 है और यहाँ पे जो है शारजा फर्स्ट में इसमें 53 है। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन में टर्न अराउंड टाइम भी कम है
फिर उसके बाद जो वेटिंग टाइम है वो राउंड रॉबिन में आया है 29.6, जबकि शारजा फर्स्ट में आया है 31। शारजा फर्स्ट में आया है 31। सो अब इन दोनों तीनों को आप कंपेयर करें, जो कम वैल्यू आएगी, जिसका टाइम शॉर्ट होगा, वो जो है वो बेटर है, ऑप्टिमल है। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग भी हमारी अबाउट एंड है। अब 5 मिनट है वो आप ब्रेक कर लेना, मतलब 10 ही कर लेना, 10 मिनट ब्रेक करके फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। कंटिन्यूसली फिर मैं इसको आपको ये अराइवल टाइम जो है आप इसका चेंज करके फिर करते हैं। एक्चुअली उसमें जो सिनेरियो होगा टोटल डिफरेंट होगा अराइवल टाइम चेंज करने से, इसलिए इसको टाइम BT और P1 प्रोसेस है। P1 मेरे पास एक प्रोसेस है और इसका अराइवल टाइम जो है वो मैं 22 कर लेता हूँ। अच्छा, टोटल ये इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मैं इसको 11 कर देता हूँ। इसके बाद P2 प्रोसेस आ गया, अराइवल टाइम लेट से इसका 2 है। एग्जीक्यूशन टाइम 27। P3 अराइवल टाइम 0। एग्जीक्यूशन टाइम 19। अच्छा जी, इसके बाद P4 एग्जीक्यूशन टाइम सॉरी अराइवल टाइम इसका 7 और जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो मैं इसको 13 कर देता हूँ। देन P5 एग्जीक्यूशन टाइम इसका मैं 11 दे देता हूँ और जो बस टाइम है वो लेट्स से कंसीडर इट 6 4 कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इसका भी जो है ये मैं आपको 9 कर देते हैं। ये मेरे पास आ गया वैल्यूज। अब उसी तरह से उनका एक टाइम क्वांटम दे देते हैं। सिंपल शॉर्ट फॉर्म इसको TQ कर लेते हैं। TQ इक्वल टू 5। टाइम क्वांटम अब हर प्रोसेस का है 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इनको इसको करने के लिए प्रोसेस को ये ना डिफरेंट सीक्वेंस में आ रहे हैं क्योंकि अराइवल टाइम सब प्रोसेस का डिफरेंट माइट भी कि आपने BS में कैसे किया है। इसका जो एक्चुअल वे है, जब इसका टाइम चेंज होता है प्रोसेस का, तो आपको एक याद रखने के लिए या उसका क्यू बनाने के लिए एक अच्छी अप्रोच और जिसको प्रॉपर कहते हैं वो ये है, आप इसकी ना एक साथ और रेडी क्यू बना लें। ठीक है, जो प्रोसेस आया रेडी क्यू में आके लगेगा और वही उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखें मेरे पास 0 पे कोई प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों भाई 0 पे कोई प्रोसेस है
जी सर P3 आया है। P3 इट मीन अब सबसे पहले जो प्रोसेस चलेगा वो P3 चलेगा। और इसको ना मैं अभी रेडी क्यू का नाम दे रहा हूँ इस क्यू को, है तो पूरे स्पेल नहीं लिख रहा। सबसे पहले जो प्रोसेस आया वो P3 आया। वो गैंट चार्ट है वो वापस के नीचे मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब P3 प्रोसेस है जी। टोटल उसने चलना कितना है 19 सेकेंड। अलाउ कितना है 5 चला। टोटल सीपीयू भी 5 हो गया। अब यहाँ पे आपने ये देखना है क्या 5 सेकेंड सिस्टम चलने तक कोई और प्रोसेस आया था क्यू में कि नहीं आया। देखें जरा 5 कंप्लीट होने तक। सर P2 आ गया है। वेरी गुड, P2 आ गया। कितने पे आ गया था? 3 पे वो आ गया था। जी अच्छा जी 3 पे आ गया था P2। अब मैं इसको लिख लूंगा। क्या P3 जो है ये कंप्लीट हो गया? नहीं सर अभी रहता है ये। रहता है। सो जब प्रोसेस एक रनिंग में हो और वो टर्मिनेट ना हो और अभी उसने स्टिल और चलना हो तो फिर इसको हम कौन सी क्यू में जाके स्टे करवाते हैं? रेडी क्यू में। सही है। लिहाजा P3 को अब हम किधर लिखेंगे? अगेन इधर लिख लेंगे। ये P3 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब जो प्रोसेस चलेगा वो ये चलेगा P2। अच्छा जी P2 कितना चलना है? 27। अलाउ मुझे कितना है? 5। 5 टोटल सीपीयू कितना चल गया? 10। अब यहाँ पे देखें 10 तक और प्रोसेस चल रहा है। 10 सॉरी जब सिस्टम सीपीयू ने 10 उसको चला दिया प्रोसेस को तो तब तक 10 तक और प्रोसेस अराइव हुआ है। 5 से 10 के P4 हो गया। आप जो अराइव हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे एक समझने वाली सबसे जरूरी बात है वो ये, अब यहाँ पे दोबारा क्यू में प्रोसेस कौन सा आएगा। याद रखें सिस्टम जो है वो रेडी क्यू से प्रोसेस उठाता है और उसी सीक्वेंस से प्रोसेस को उठाता है जिस सीक्वेंस में वो रेडी क्यू में पड़े होते हैं। P3 पहले चल गया था, P2 उसके बाद यहाँ पे चला। अब P2 के बाद दोबारा कौन सा प्रोसेस चलेगा? P3। ठीक है। यहाँ पे P4 नहीं लिख देना जी, वो तो अब 10 तक चला तो हम P4 लगा दें आगे, नहीं बल्कि क्या लिखना है P3। इसको मेक श्योर करें अच्छी तरह से। ये लॉट ऑफ स्टूडेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें कि इसमें वो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे अगला प्रोसेस ही चला दिया। ऐसा नहीं कि आपने प्रोसेस वेरी सिंपल है कि रेडी क्यू एक बना ले, उस क्यू में जिस तरह से प्रोसेस आ रहे हैं उसी सीक्वेंस से आप प्रोसेस को नेक्स्ट करते जाए। अच्छा जी P3 कितना चलना है? 5 पहले चल गया था, 5 अब चलाएंगे। टोटल 19 चलना है इसने। सो मेरे पास जो टोटल सीपीयू अभी तक चला वो चल गया 15। तो क्या 10 से लेके 15 तक और प्रोसेस आया है? यस, एक P5 प्रोसेस आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा P5। अब मैंने ये देखना है क्या मेरा P3 वाला प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट हो रहा था वो टर्मिनेट हो गया, ये दोबारा रेडी क्यू में जाएगा? बताएं जरा। सर वो दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं 12 दफा कह रहा हूँ। अब होपफुली आपको इसका सीक्वेंस एक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता तो दोबारा किस में? रेडी क्यू में चला जाता है। अब अगेन ये P3 इधर आ गया और यहाँ पे प्रोसेस चलेगा कौन सा? P3 के बाद P2 चला, फिर P3 अब P4।
P4 कितना चलना है 13, चला कितने सकते हैं 5, टोटल कितना चलेगा 20 CPU हो गया। देखिए क्या 20 तक और प्रोसेस आया है? नहीं आया। 16 से लेके 20 तक कोई प्रोसेस और अभी तक क्यू में नहीं आया, ऐसा ही है ना। अब और प्रोसेस को आया नहीं, लिहाजा तो क्या जो प्रोसेस चल रहा था P4 क्या वो कंप्लीट हो गया? वो भी नहीं हुआ। अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ तो अगेन अब हम P4 को क्या करेंगे, रेडी क्यू में ले जाएंगे। ठीक है जी, लिहाजा मेरे पास P4 P4 के बाद कौन सा आ रहा है P5। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जब P2 हमारा प्रोसेस एक दफा पहले एग्जीक्यूट हुआ है तो उसको हम वापस दोबारा रेडी क्यू में क्यों नहीं लेके गए? हाँ बिल्कुल, इसको जाना चाहिए था फिर। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, क्योंकि P2 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और इसको होता है वो P2 कितने पे 10 पे हुआ था। अच्छा, गुड क्वेश्चन एंड ऑन टाइम क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखिए P3 के बाद P2 हो गया था 10 तक कितने प्रोसेस आ चुके थे, P4 भी आ गया था। ठीक है, लिहाजा P2 जो है अब इसके बाद P4 के बाद आएगा। गुड हो गया, अदरवाइज ये सारा सीक्वेंस खराब हो जाना था। अभी ये P2 ही चलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्यू मेरे पास P4 के बाद प्रोसेस कौन सा चलना है P2। सर P2 और P4 के दरमियान में P3 आना है, वो आपने मिटा दिया। P3 अब P3 एक्चुअली P2 के बाद आ P2 गया। और P3 फिर P2 और देन अगेन P3 आना ना। यहाँ पे स्टार्ट के स्टार्ट में P2 जो है फर्स्ट वाला उसके ऐसे कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं उसको साथ साथ रिमूव करते जाते हैं। जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, लाइक अब ये P3 आ गया है, P4 भी मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। इसका सिंपल हल ये है कि बजाय कि इतनी लंबी हम सीरीज याद रखें, इसको ऐसे कर लें। ठीक है, अब P2 प्रोसेस 5 चल गया था, 5 अब हम और चलाएंगे, टोटल हो जाएगा 25। यहाँ पे एक और प्रोसेस आ गया अब 22 पे, 21 से 25 तक एक और प्रोसेस आ गया P1 के नाम से। अब हम उसको अकोमोडेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या P2, सॉरी ये इधर नहीं लिखना था, इधर आएगा। अब क्या P2 जो हम रन कर रहे थे कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो इसको दोबारा लिख लो, रेडी क्यू में आ जाएगा और ये प्रोसेस मेरा P2 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आ रहा है P5। हेलो, मुझे है 5, बस इसको टाइम ही ओनली 4 सेकंड चाहिए। फोर सेकंड इसने लिए, रनिंग के बाद ये टर्मिनेट हो गया, टोटल 29 हो गया। जब टर्मिनेट हो गया तो इसको दोबारा से क्यू में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस आते हैं जिसने भी चलना होता है, जो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए उसको हम रेडी क्यू में नहीं लिखते। तो P5 जो है वो अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ गया P3। P3 अभी भी 5 बाकी है, सॉरी 9 बाकी है, तो मैं चला सकता हूँ 5, 4 अभी भी इसके बाद एक दफा चलेगा। एक दफा चलना है तो ये
मुझे दोबारा से इसको रेडी क्यू में लिखना पड़ेगा। यहाँ से खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आपको इमीडिएटली यहाँ पे जो मिल रहा है उसके काट के लिखते जाए। सर सर जी जी सर, ये जब P4 एग्जीक्यूट हो रहा था फर्स्ट टाइम, जब इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया 20 सेकंड्स तक, उसके बाद आपने रेडी क्यू में P1 लिख दिया, तो P1 तो 20 सेकंड्स तक आएगा ही नहीं, वो तो 22 सेकंड्स पे आएगा जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली P4 जब रन हो रहा था तो वो CPU चल गया हमारा 20 सेकंड, जी ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चला, वो चला था P4 के बाद P2, ये चल चुका है, ठीक है। जब P2 रन हो रहा था उसी दौरान आया था P1, बट P2 के कंप्लीट होने से 25 होने से पहले पहले आ गया था, इसलिए ये देखें P2 से मैंने P1 पहले लिखा हुआ है। ठीक है सर। ओके जी, अब P3 बाकी है अभी, तो इतनी बात आप इसको आगे लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है P4, P4 अभी 5 ही चला है, 8 बाकी है, तो इस दफा भी ये 5 ही चल सकेगा। 39 बाकी है, तो इसको आप P4 को रेडी क्यू में लिख लें, यहाँ से इसको खत्म कर दें। P1 अब P1 प्रोसेस कितना रहता है, ये आया ही फर्स्ट टाइम है, आप क्यू में आया है, ठीक है। 9 टोटल चलना है, अलाउ कितना है 5, 44 हो गया। क्या P1 टर्मिनेट हो गया? अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये दोबारा हम इसको रेडी क्यू में लिखेंगे और जो स्लॉट चल गई थी इसको खत्म कर दें। बस यहाँ से जो पहला प्रोसेस आ रहा है इसको उठा के यहाँ से लिखते जाएं। नेक्स्ट P2, P2 में से P2 कितना रिमेनिंग है, 5 इधर चल गया, 5 इधर, 10 चल गया, अभी भी 17 है, तो 5 अब चलेगा, टोटल 49 आ गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे सादे मोहतरम हैं, मेरे बिल्कुल मैंने फर्स्ट क्लास से हाजी अब्दुल साहब, तो इन्हीं की बदौलत मैं आपके सामने हूँ आज। तो अभी मैं क्लास ले रहा था, इधर मैं बताया माशाल्लाह सर आपके साथ मिलने आए, ठीक है। तो माशाल्लाह सर। सर आपके टीचर को हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। ये मैं
एक्चुअली जो थे गवर्नमेंट मकसद स्कूल हुआ करते थे उस वक्त, तो उसमें पढ़ा था। तो वहाँ पे हमारे टीचर थे, ये सबसे पहली क्लास मेरी फर्स्ट क्लास से सारा जब अब्दुल साहब, तो मैं इनसे ही मेरी जो स्टार्टिंग मेरी एजुकेशन थी यहाँ से स्टार्ट हुई। मैं तो बैठा हुआ था तो आपके साथ देखने आए, तो राइट यू। सर हमारी पूरी क्लास की तरफ से इस्लाम अर्ज कीजिए। पूरी क्लास में तो अस्सलाम वालेकुम आप लोग। जी वालेकुम सलाम, ठीक है आप। हेलो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम सबकी तरफ से आपके टीचर माशाल्लाह बहुत 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 स्वीट है। आप उन्हें कहें हमारी तरफ से आपको डांटेंगे, आपने हमें कम मार्क्स दिए। ठीक हो गया, यकीन करें कि मैं ना पेपर चेक सर आप डांटे, देखिए आप ही नहीं करते, आप इन्हें डांटे हमारी तरफ से आज। हमारे जो टीचर थे हमें भी ऐसे ही मार्क्स मिला करते थे तब। मैं उस टाइम ना घर में था एक्चुअली, तो वो वालदा थी मेरे साथ, तो कहने लगी क्या कार्य पूछे। मैंने कहा मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, बाला वाह नंबर दे। यकीन करें मैंने आपको अदरवाइज यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन को मैंने बाईपास किया है, आपको मैंने कुछ कुछ दे दिया, अदरवाइज वो उधर पता लग जाए तो वो ये मुझे बेयर करना पड़ेगा इस चीज को भी। ठीक है, नहीं नहीं, मैंने नहीं हम देखना चाहते हैं आपको कैसे डांट पड़ती है जैसे हमें पड़ती है। सर देखिए, अगर हम मैनुअली पेपर देते तो भी हम लोग प्रिपरेशन इसी तरह से करते हैं। सर अगर हम मैनुअल पेपर देते तो भी हम लोग प्रिपरेशन गूगल से या आपकी स्लाइड से एज इट इज कॉपी करके प्रिपरेशन करते हैं ना, तभी हमने ऐसे ही लिखना था। तो इसमें प्लेजरिज्म टाइप चीजें तो नहीं आनी चाहिए। ये इशू जो है ना, मैं लेटर ऑन पहले भी इसमें काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप ये समझे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने पे पेस्ट किया करके या स्लाइड से कॉपी पेस्ट करके उधर से कॉपी करके तो आंसर में पेस्ट कर दिया। आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, या एटलीस्ट कम से कम खुद बड़ा उसको कर लेता है। तो नहीं छोटे बस हम छोटे बस ठीक है, आपने दिमाग दे दिया, हम सेटिस्फाई हैं, हम खा भी देंगे। हम बस आपको एक दफा डांट खाते देखना चाहते हैं टीचर से। यकीन करो ये अल्लाह बचाए खैर ऐसी डांट से जो हमें पढ़ा करते थे। कैसी डांट पड़ती थी, अब आप दिखाए ना, आपके टीचर भी हैं। चले ठीक हो गया, खैर अब वैसे चले गए, अदरवाइज तो माइट भी वैसे मुझसे प्यार भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो वक्त होता है। यकीन करें कि उतने मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑफ ही की हुई है। मेरी दिल से ऐसे हमेशा साथी के लिए नॉट ओनली कि ऐसे मेरे जो भी मैं जिनसे पढ़ा हूँ, अलमदान भाई शफीक, और मैं ऑल द टाइम यकीन करें कि मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ अपने ऐसे टीचर्स को। स्टूडेंट के साथ इंतहाई हम्बल रहे हैं और कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम उनको लर्न करवाएं, जितना हो सके, जितना हमारे पास है, और वो आपको डिलीवर करें। सेकंड ये है कि एटलीस्ट क्लास क्या वो वाली शफ़क़त हमारे तक भी पहुंचा दें। बाकी रही यकीन करें आपकी बात, तो मैं सिंपल ये कह के भी आपकी बात टाल सकता था कि जी ठीक है पेपर हो गया बाद 1.5 साल। मैंने हर पर्सपेक्टिव से जहां से भी आपको कुछ मैं लैक्स कर सकता था मैंने किया, अपने एंड को किया, अभी भी मैं। और ये मार्क्स थोड़े नहीं आपके, बिलीव में आपके मार्क्स
मैं आपको आपके फाइनल के 75 आउट ऑफ 75 आपको अभी कितने 50 रहते हैं? यस, बल्कि 75 ही आपके पास, सेशनल भी आपके हाथ में ही है। तो मुझे कोई एक नंबर काटने का कोई शौक नहीं है, सर आप ठीक है। मुझे हमारे पेपर दिखा दें। 55 आउट ऑफ 85 ले, ठीक है। सर आप हमें हमारे हाँ, पेपर दिखा दें काइंडली। ठीक हो गया जी, मैंने वो आपसे प्रॉमिस किया है इंशाल्लाह, तो मेरे सेस में हुआ तो जरूर मैं आपको बता सर अभी तो आप कह रहे हैं कि 75 में से 55 मार्क्स दे दूंगा, तो तब अगर हमारे इतने नंबर ही ना बनते हुए, ये तो प्रॉमिस, ऐसा ये प्रॉमिस, मैं कोड बोला करता हूँ कि राइट। फिर आपने कहना है कि आपने इतने नंबर्स वाला लिखा ही नहीं है। मैं एक बात बोला करता हूँ कि राइट नो बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जैसा चलाएंगे इंशाल्लाह मैं वैसे आपको करूँगा। और यकीन करें कि अनजस्टिस करना किसी तरह से भी ना, कभी मैंने कोई नाम का देख के ये वो कभी पेपर मार नहीं मेरे को, आप स्टूडेंट को पूछे। अच्छा, दूसरा खास तो ये है, अब बात सुने, आप इसको ले, मैं बात कर रहा हूँ आपको टू दी पॉइंट, आप उस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मुझे क्या जरूरत है आपके मार्क्स काटने की, मैं उसको ड्रग करूँ, क्यों करूँगा? सर अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स भी होते हैं तो आपकी दी हुई और पढ़ाई हुई स्लाइड से ही लिखते हैं ना हम लोग, और एज इट इज हेडिंग याद करते हैं। सर अब भी ऐसा ही हुआ है, एंड 15 मार्क्स के तो हमारे एमसीक्यूज थे, क्या वो भी गलत थे? मोस्टली स्टूडेंट के 15 आउट ऑफ 15 हैं, मोस्टली स्टूडेंट। मोस्टली के तो भी सर हमारे बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स कहाँ गए? 5 नंबर अगर लॉन्ग क्वेश्चन है सर तो एटलीस्ट 2-3 तो नंबर आते थे, आने चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग आपको जिन स्टूडेंट की एज इट मुझे कॉपी मिली है, मैंने उनको, मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि 5 में से 0 करें, मैंने 1 लिया है। सर कॉपी कैसे आपको मिली, आप मुझे ये बताएं। हमने स्लाइड को याद किया है, अब स्लाइड से हमने अब कैसे हम उसको चेंज करें? आप उसके बाद पेपर में था, मेरी बात सुने, कंट्रोल सी किया और इधर कंट्रोल सी कर दिया। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने हेडिंग हाथ से लिखी है, फिलिंग हाथ से की है, टाइपिंग करके बकायदा। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट किया है? मैंने सबका तो निकाल के सबने किया। लेकिन सर मेरी बात सुने, सर आपको या तो क्वेश्चन ऐसे देने चाहिए थे कि आपने वो मैंने पहले पूछा था आपसे कि सर ओपन बुक पेपर होगा कि हम लोगों को वो नेट से मिल नहीं सकता। अगर आपने हमें क्वेश्चन की इस तरह से दिए हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद थे, तो हम लोग क्या उसको करते, रीप्लेस करते, क्या करते? आपने कम से कम करते, बाकी जैसे मर्जी कर लेते। ओके सर मेरी बात सुनिए, अगर स्लाइड आपने हमें दी है, हमने कंट्रोल सी नहीं किया, हमने खुद से उसको टाइप करके लिखा, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हमने कंट्रोल। और हमसे मिला सर एक न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन था और एक थ्योरी वाला था। बात सुने, मैंने 5 आउट ऑफ 5 भी दिए हैं प्रोजेक्ट में से, एक क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 5 भी दिए हुए हैं। किसको दिए? या आप क्लास से पूछें। सर वो जो मेडिकल क्वेश्चन था ना, उसमें आपको लगा होगा कि 5 आउट ऑफ 5 आते थे। हमारे पास मेडिकल क्वेश्चन आया, हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के एज इट इज आंसर ठीक है, इसमें नंबर 3 काटने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं ना आप कहीं से कॉपी उठा के कर सकते? वो तो किस स्लाइड्स आपने क्यों पढ़ाई है? सर देखें, ये प्लेजरिज्म वाला काम गलत है, ये प्लेजरिज्म की बेस पे मार्क्स काटना ये गलत है। आपकी आवाज जो है ना, आप मार्क्स कटिंग कर लें। बात सुने, थोड़ा सा अपना माइक पास करें, आपकी बात कट रही है मुझे। सर देखें, अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो ना तो आप मार्क्स कटिंग करें, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बेस पे मार्क्स कटिंग करना है कि आपने कॉपी जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसको क्यों नहीं, उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? और हम कहाँ से याद करें, आप बताएं। किसी भी बुक से ले लें तो उस हेडिंग का यही आंसर है। फिर वही बात सर देखिए, आप एक टॉपिक की बात कर रहे हैं स्टारवेशन की, अब स्टारवेशन की जो डेफिनेशन आपने बताई हमने वही राइट करनी है। राइट वो करनी है, बट कंट्रोल भी नहीं करनी। किया हमने टाइप किया, आपको किस तरह यकीन
की लाइन्स हैं, क्या आप पुराने पाक का हाजिर उसने नहीं किया, उसको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं मिले। सर मैंने तो किया ना, फिर मेरे मार्क्स कहाँ गए? ये आपको पता होगा। लेकिन 15 तो एमसीक्यूज थे। अगर 15 एमसीक्यूज मेरे ठीक है तो मुझे ये बताएं फिर मेरे बाकी मार्क्स कहाँ गए लॉन्ग क्वेश्चन के? मेरी बात सुने, मैंने कसम नहीं कहा कि पूरी क्लास के 15 क्या हुआ 50 ना, मुझे आप इंडिविजुअली आपका याद है। अब सिंपल ये है कि पेपर मैं कह रहा हूँ आपको ये अबाउट 12-15 पे जो वन बाय वन लॉन्ग क्वेश्चन था ना, हमने आपकी स्लाइड 2-3 दिन पहले से याद की हुई थी और एज इट इज घर में हमने एक एक उसकी हेडिंग याद की हुई थी। फिलिंग भी हम वहीं से याद करते हैं हमेशा से। सर हमेशा से टीचर देते हैं स्लाइड्स, हम हमेशा से फिलिंग और हेडिंग याद करते हैं। अब आप हमें ये बताएं वो वाली फिलिंग ना करें तो हम फिलिंग कहाँ से लाएं? नेट से भी सर्च करें तो वही डेफिनेशन आती है जो आपकी स्लाइड्स के अंदर है। तो क्या उसको याद करके लिखना कॉपी पेस्ट है? फिर टीचर पढ़ा क्यों रहे हैं? फिर स्लाइड्स हमें क्यों दी जा रही हैं? प्लीज लिखिए आप खुद, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है ना, ऐसा है। सर कॉपी पेस्ट नहीं है। आप लोगों के माइंड में ऐसी बात क्यों है कि हमने कॉपी पेस्ट किया है? जिसने किया मैं उसी को कह रहा हूँ। ये सर फिर इसका मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं इस दफा जो हम पढ़ रहे हैं सर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि स्लाइडों से तो हम लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फिर। या तो फिर हम फिर क्या लॉजिक है कि जी जब हम क्वेश्चन आ गया स्लाइड से लिखेंगे तो बिल्कुल आप वही लिखेंगे, बट क्या मतलब है उसका कि काम में बीच में वही डॉट वही ब्रैकेटें लगी हुई हैं वही। इसके पास किस स्टूडेंट का इतना काम होता है वो काम के जी उसके पास टाइम है कि वो ब्रैकेटें। सर मेरी बात सुने सर, सॉरी टू से सर बात ये है कि मेरे 15 के 15 एमसीक्यूज मुझे पता है, ठीक है सर, और उसके ऊपर आपने मुझे हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर दिए हैं और टोटल मेरे 19 बनाए हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ सर कि मैंने एक लफ्ज भी कॉपी नहीं किया, मैंने लिखा स्लाइडों से है लेकिन मैंने टाइप करके लिखा है। ये मेरे से चैलेंज लगा ले सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने उसमें अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखे हैं, खुद बना के लिखे हैं, ताकि ये लगे ही ना कि कॉपी पेस्ट है। उसके बावजूद सर आपने 2-2 नंबर दिए हैं, उसकी वजह क्या बनती है कि कॉपी पेस्ट का एक भी नहीं, मतलब 0 भी होगा बीच में और इवन 1 भी है, ठीक है। जिसने जितना लिखा उसके अकॉर्डिंग उसको मिल गए। सर मेरे आपने मार्क्स बहुत ज्यादा कम लगाए हुए हैं सर। आप न्यूमेरिकल का तो कम से कम हमें मार्क्स देना। आप थ्योरी का आप कह रहे हैं कि चलिए अगर आपको लगता है हमने कॉपी पेस्ट किया सर इसका एक सोल्यूशन ये है सर कि आप ना थ्योरी वाले क्वेश्चन दें ना सर, और सारे जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें, वो हम हल करके दे देंगे ताकि हमारे नंबर आ जाएं। इस तरीके से हम सर 5 नंबर के लिए पूरा का पूरा आर्टिकल प्लेजराइज कर सकते हैं ना पेपर में 20 मिनट में। वो भी आप लिखने वाले लेने वाले बने, आपको मिल जाएंगे वैसे आ जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ फाइनल का पार्ट आप है ही मोस्टली न्यूमेरिकल का, इसलिए आपको सर देखें जिनको तो दोनों क्वेश्चन आगे उनकी तो फिर हार्ड तक है क्योंकि मार्क्स 0-0 या 1-1 लगे हैं। अब जिनको एक न्यूमेरिकल है और एक थ्योरी है, उन्होंने भी तो थ्योरी का क्वेश्चन कॉपी किया है, तो डेफिनेटली उनको न्यूमेरिकल की जगह थ्योरी आता दूसरा क्वेश्चन, तो वो उसको भी कॉपी करते। अगर एक क्वेश्चन बच्चे ने कॉपी किया है तो आपको उसको दूसरे न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं देने चाहिए थे। हमारी तो फिर मतलब हार्ड लग है क्या? जो थ्योरी थी वो कॉपी कर लिया, न्यूमेरिकल वैसे गलत है, कहाँ से नंबर उसके आए? तो नहीं, जिसका एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल है उसको न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मैं बता रहा हूँ आपकी 45 बहुत क्लास स्ट्रेंथ है, 44 है 45 है, 2 या 3 बच्चों के न्यूमेरिकल ठीक है सर। उनका थ्योरी तो कॉपी है ना, तो थ्योरी की बेस पर उनका डेफिनेटली सेकंड भी थ्योरी होता तो वो कॉपी करते। अगर एक भी कॉपी किया तो टोटल उनको फिर आप चीटिंग केस में डाल दें, डालना चाहिए वैसे।
अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था यहाँ पे P2 तीन दफा आ चुका है जी। एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये अभी 15 टाइम रन हो गया है, 15 सेकंड, और 12 स्टिल रिमेनिंग है, इसलिए दोबारा से वो क्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस P3। P3 5 इधर चल गया, 5 इधर चल गया, और 5 अभी 9 बाकी है, चल सकेगा मैक्सिमम 5, 15 हो गया, अभी भी 4 बाकी है, टोटल 53 हो गया। अगर बाकी है तो ये इसको दोबारा हम क्यू में लिख लेंगे। सर 54 वन ऑफ टोटल। सॉरी सर बस टाइम 5 है ना, तो 54 टोटल हुआ, 49 के बाद 54 पे जाएगा। मैं समझा नहीं बात आपकी। सर टोटल जो है नीचे 54 पे जाएगा, 5 से अगर बस टाइम आ रहा है तो 54 पे जाएगा ना। थैंक यू। ओके जी, P3 के बाद अब P4, 5 इधर चल गया, 5 इधर, 10 हो गया। अब ये 3 ही बाकी है रिमेनिंग। सर P3 4 सेकंड नहीं चलेगा अभी जो आपने लास्ट लिखा है 5, क्योंकि P3 के तो रह ही 4 सेकंड गए हैं सिर्फ। P3 की बात कर रहे हैं? यस सर, ये जो अभी आपने P4 से पहले P3 लिखा है 5 सेकंड, ये तो 4 सेकंड इसके टोटल रह गए थे अब तक, 15 सेकंड तो पहले चल चुका है। हाँ ठीक हो गया, ये P3 स्टार्ट में दिया। 5 इधर चल गया, 5 10 हो गए, और 5 इधर 15, एंड देन 4 इधर 4। ठीक है, गुड। $53 हो गए, और ये P3 हो भी कंप्लीट जाता है, क्योंकि मैंने इसको वो काउंट किया था। अब P4 भी क्योंकि कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। 5 इधर चल गया, 5 इधर चल गया, और 3 इधर, P4 भी कंप्लीट हो गया। P4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है P1। अब P1 कितना है जी? 5 इधर चल गया था, टोटल 9 चलना था, अब 4 ये भी है। सर P4 का कंप्लीशन टाइम करेक्ट कर लेंगे, 56 आएगा। P1 के बाद अब नेक्स्ट इसका आ जाएगा, ये भी क्योंकि वैसे टर्मिनेट हो गया, अब P2 आ गया। सर P1 का 60 हो जाएगा। तो इसका लिख दिया था, इस हिसाब से बनाना आ रहा है। अब P2 5 इधर चल गया जी, 5 इधर चल गया, और 5 इधर चल गया, 15 चल गया। अभी 15 ही बनता है ना। फाइव इधर 65, टोटल ये 20 चल के हमने 27 तक जाने।
5 ये 5 ये और यस P2 अगेन 5 ये 70 आ गया। अब लास्ट में मेरे पास जो बचा है P2, ये P2 आप इधर दोबारा से क्यू में रेडी क्यू में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद है निकली जरा मैंने लिखी है फाइनल मेरे पास क्यू वैल्यू आ जाएगी 72। वहां पर किसी को तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसी तरह से ही उस टाइम फार्मूला सेम, सबसे पहले Q1 को निकाल लें। यहाँ पे जो कि अराइवल टाइम डिफरेंट है इसलिए आप अराइवल टाइम के वैल्यू नहीं लिखेंगे, पहले 0 था, 0 माइनस करें ना करें। आप P1 को फर्स्ट टाइम कब अटेंड किया CPU ने? 39 पे। माइनस फर्स्ट टाइम अटेंड का जवाब माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इसका क्या है? 22, ऐसा ही है जी सर। इक्वल टू 17। इस तरह से P2 का फर्स्ट टाइम अटेंड किया 5 पे माइनस अराइवल टाइम 3। अच्छा एक और बात, कभी भी ये P1 P2 जो वैल्यूज होती है माइनस का आंसर नहीं आता। अगर कभी माइनस में आ जाए तो इट मीन आपने कहीं मिस्टेक किया तो आप उसको ठीक कर लें। यस P3 टेंड हो रहा है 10 पे माइनस अराइवल टाइम, ये 0 है। सॉरी P2 हो रहा है 0 पे। P3 अटेंड हो रहा है 0 पे। मैंने आगे वाला देख लिया। जी सर। रिस्पॉन्स में 0 है। यस P4 15 P4 15 पे माइनस 11 और नो सर -7 करेंगे इसका। माशाल्लाह सियाने हो गए हैं। बेटी जी नंबर होने रहने हैं। नहीं सर, फाइनल में तो लेने हैं ना। फाइनल की नहीं बैठे। और ये जो क्लास पार्टिसिपेशन है इसमें सेशनल आपको ये बड़ा बेनिफिट करेगा। मुझे नजर आ रहा होता है जो साथ साथ बोल रहे होते। ओके जी, P4 के बाद P5 25 पे 25 माइनस, अब ये 11 14, सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड कर लें। 17 19 हो गया, 19 और 8 27 41 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 8.2। जी सर।
यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा जी? प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो P1 कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? 60 हो रहा है। अच्छा होता है ये क्वेश्चन आप उसी टाइम ही करते हैं। हाँ अच्छी बात है, नो इशू। मैं अभी आपको बता देता कि तब ना मेरे सामने वैल्यू लिखी हुई थी, तो उस लिहाज से मैं आपको वो ठीक क्लियर कर देता है। अब ना जरा ये एक है ना वो सिनेरियो और सीक्वेंस आप जरा देखें। कोई भी प्रोसेस जब रेडी क्यू में आता है, रेडी क्यू में आने के बाद एक्चुअली सबसे पहले प्रोसेस आया था P3 रेडी क्यू में 0 पे आ गया था, आते ही वो रनिंग में चला गया, 5 सेकंड उसको रन होते हुए लग गए। अभी 2 सेकंड ही हुए थे तो P2 आ गया, बल्कि 3 पे आया है। ऐसे ही है ना, P2 है ये 3 पे आ गया। अभी 3 सेकंड हुए थे तो P3 ना पीछे आकर रेडी क्यू में लग गया और P2 रेडी क्यू में लग गया और P3 जो था ये वाला प्रोसेस जो है ये रन हो रहा था। 5 सेकंड के बाद P3 की टर्न खत्म हो गई और फिर उसने रनिंग से दोबारा वो कंप्लीट तो भी हुआ ना, दोबारा फिर वो रेडी में आ गया। अब रेडी में आने से पहले एक और क्यू में लगा हुआ था, कौन सा प्रोसेस था? P2, ठीक है। अब P2 रनिंग की तरफ चला गया और P3 जो था वो रेडी क्यू में आ गया, ठीक है। अब P3 ऑलरेडी रेडी क्यू में लगा हुआ था और P2 जो वो रनिंग में था, एक और जब उसने 10 पे छोड़ना था P2 ने CPU को, अभी 7 सेकंड हुए तो एक P4 प्रोसेस आ गया। तो किसके बाद आके लगेगा? P3 के बाद ना। समझ आई? क्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, वैसे भी देखें, मैं क्यू तो कैसे आपको समझाने की लिए जो भी आपने क्वेश्चन किया इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसी बट आगे जी अगली बात आज ये भी आ जाती है, हम कोई प्रोसेस जेंटलमैन ये होता है कि जब रन हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको हम आगे तो नहीं छोड़ सकते, उसके लिए मेमोरी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं मेमोरी में तो कुछ स्टोर करना है, ठीक है। और उसी मेमोरी को जिसको हमने क्यू का नाम दिया, रेडी क्यू को, एक्चुअली ये मेमोरी है कंप्यूटर की, मेन मेमोरी का पार्ट है जहाँ पर क्यू बन रही होती है, ठीक है। तो लिहाजा अब वहां से प्रोसेस उसी सीक्वेंस से चलेंगे जिस सीक्वेंस में वो क्यू में आए हुए हैं, ठीक है। ये तसल्ली के पैटर्न चेंज करो, अब जी चलो मैं फिर इधर से P1 का कंप्लीशन टाइम किधर है? ये वाला लिखा हुआ है 60 माइनस 22 टाइम। P1 आया कब था? 22 पे। सिर्फ आपने राइवल टाइम माइनस करना, प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम माइनस नहीं करना, तो कितना बचेगा? 38 ओके। व्हाइट बोर्ड में होते हैं
मिड से पहले ही हमने ये सारा कंप्लीट करना था। अब ये इसमें वैसे बंदा स्लो हो जाता है। E2 कब कंप्लीट हुआ जी? 72 पे। 72 पे आया कब था? 32 पे। 69। इसके बाद P3 53 पे आया था, खत्म हुआ 53 पे। P3 ये कंप्लीट कब हुआ? P3 ये हो रहा है 53 पे। माइनस अराइवल टाइम इसका क्या है? 0। तो 53 आ गया। अब P4 में कब कंप्लीट हो रहा है? 39 पे। 56 पे। P4 या 56 ओके 56 पे हो रहा है। 56 लिखा मैंने, बस बात कर ले। 56 ही लिखा मैंने। P5 29 पे। 29 माइनस 11 इसी तरह से सबको ऐड कर लो। सर 227 237 227 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 45.4 45.4। यहाँ से आ गया जी वेटिंग टाइम। अच्छा जी वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या बताया था आपको? टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन टाइम। जी ठीक है, और ये अपने रिस्क पे इसको करना है। वो मैंने बताया है कि ये डिपेंडेंट है। अगर टर्न टाइम गलत हुआ तो वेटिंग टाइम उससे पहले हो जाना है। इसलिए बेटर है कि आप उसी का फार्मूला लिख लेंगे, बेटर रहेगा। कंप्लीशन टाइम P1 कंप्लीट कब हुआ? 60 पे माइनस आया कब था? 22 पे माइनस खुद कितना चला? P1 9 अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इसकी एक्टिव वैल्यू बनती है। ठीक है जी 30 कितने बन गए? 31 रह गए। E2 72 पे कंप्लीट हो रहा है। सर ये ऊपर 31 नहीं आएगा, 29 आएगा। सॉरी सर P1 29 आएगा वेटिंग टाइम। आप लोग लगता है किसी ठंडी जगह पे बैठे हुए हैं। मैं तो इधर बताया आपको। अच्छा 72 और जज़ाकल्लाह जी साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। 72 माइनस 3 इसका अराइवल टाइम था और टोटल इसमें एग्जीक्यूट हुआ 27 कितना बच गया? हाँ जी 42
अच्छा P3 अब कंप्लीट हो रहा है P3 पे माइनस माइनस 0 सर 19 कितने बचे जी 34 32 बाकी 32 देखिए ये 32 बचते हैं नो सर 34 56 minus 7 13 minus 30 सही है 36 आ जाएगी P5 P5 29 29 minus 11 minus 4 14 जी सर आंसर आपका जी इसका टोटल 14 155 divided by 5 31 31 ये हो गया जिस तरह का क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस बात को मेक श्योर करें कि अगर आप इसको क्यू के बगैर हो जाएगा बट लाजमी है कि इसको बना लें अदरवाइज आप उसका ना सीक्वेंस भूल जाएंगे ठीक है सीक्वेंस भूल गया तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा ये बेटर है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करें तो आप लाजमी तौर पर क्यू जो है वो साथ में कर दिया करें ठीक हो गया मजीद इसमें अगर आपका अभी तक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप किसी क्वेश्चन को हाँ कोई क्वेश्चन है किसी का कहीं से भी मैं ये जो अभी न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं साथ सेव कर रहा हूँ मैं उधर स्लाइड तौर पे ना आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये वाला साथ ठीक है मैंने गैंट चार्ट छोड़ देना था ये कंप्लीट मैंने इसीलिए ही किया है ताकि आपको एज अ एग्जाम्पल जो है वो मिल जाए वहाँ से हो गया अच्छा जी आज ये 39 लोग ही हैं बाकी किधर गए आपका मतलब है क्या 45 को 45 प्रेजेंट थे हाँ तेन होना है जो मैं बात कर रहा हूँ जी बीच में अमेंडमेंट कर लें अपनी बात में ठीक है हो जाएगी चला करने का मेरा एक सवाल था बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं
सर ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स और यूनिक्स के पर्सपेक्टिव से क्यों ज्यादा पढ़ते हैं? हम ये माइक थोड़ा सा पास कर। सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स और यूनिक्स के पर्सपेक्टिव से क्यों ज्यादा पढ़ते हैं? अक्सर जो होते हैं ना जॉब के टेस्ट, जैसा कि पीपीएससी और एफपीएससी, उनमें भी यूनिक्स और लिनक्स के आते हैं, तो हमने तो अभी तक उसको देखा भी नहीं है, स्टडी नहीं किया। आपने क्या कहा कि लिनक्स और यूनिक्स के पढ़ते हैं या क्यों नहीं पढ़ते, ये सवाल किया? हम मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और जो लिनक्स है इसकी बेस पर क्यों ज्यादा पढ़ाया जाता है? ठीक है, सबसे पहली और जो लाजमी बात है वो तो ये है कि पढ़ाने वाली जहां तक बात, जहां तक पढ़ाने का तलक है वो हमें HEC को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हैं और जो हमारा करिकुलम है हमें उसी पैटर्न के साथ ही आगे चलना पड़ता है। और जहाँ तक फिर इसकी प्रैक्टिकली आपकी पेपर में वो ये आता है, और इस वाले से जो और है समटाइम अपने क्या कहते हैं लाइन से आगे पीछे होके अभी कुछ फेज से गुजरे होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें आ रही होती है साथ बता देते हैं ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव NTSR PPSC। और जहाँ पे आगे फिर जो एडवांस में है अभी हमारा ये हमारा टोटली जो हमारी डिस्कशन का मोस्टली जो बेस करती है ये है डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। कोई भी डेफिनेशन होती क्या है वो डेफिनेशन में हमने BS लेवल पे पढ़ लिया सारा। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो डिजाइन पर्सपेक्टिव से होगा ऐसे MS में। और रही अगली बात यूनिक्स लाइनक्स, उसके बारे में ये है कि वो जो कि कंसीडर की जाती है कि मोर सिक्योर हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो मोर बेटर है। अगली बात उसको यूज इतना क्यों, क्योंकि हम जो मोस्टली ये यूज है GUI बेस्ड सिस्टम के, वो सिस्टम होते हैं कमांड लाइन, तो इसलिए मोस्टली जो होता है ये विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये चला रहा होता है। सही सर, ये जो जॉब के टेस्ट होते हैं उनमें कमांड्स भी पूछी जाती है लिनक्स और यूनिक्स की, तो वो हमें खुद से करनी चाहिए या वो हमारे कोर्स का पार्ट होगी कुछ कमांड्स? रिपीट कीजिए क्वेश्चन जरा। सर यूनिक्स और लिनक्स की जो कमांड्स होती हैं वो हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं? ठीक हो गया। मैं वैसे ना चले ऐसा करेंगे, इसको एक क्लास रख लेंगे साथ, वैसे वो के एज अमेंडमेंट ये टाइम सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं तो टाइम हम इसको करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह इस पर रख दूंगा आपको, क्योंकि कमांड वगैरह एक दिन हम सारा, बल्कि ऐसे जैसे अभी ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो इसी के ऊपर ही आज हम इसको कर लेंगे, विंडो बेस वो इसको चला लेंगे साथ यूनिक्स बेस में, इस पर वो वर्चुअली इंस्टॉल करके ना कोई इसका अपना आगे लगा साथ, तो हम इसके ऊपर ही कर लेंगे साथ में एक लेक्चर इंशाल्लाह, इसमें भी आपको करवा दूँ। और कोई बात? अच्छा, अब आपके लिए एक टास्क है, सेम क्वेश्चन ये जो मैंने अभी करवाया आपको, इसमें आपने अपने तय प्रैक्टिस कर लेना। एक मैं आपको डिस्कशन बोर्ड में जो है उसमें क्वेश्चन छोड़ूंगा, आइडिया उसका स्केच में भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि होगा क्या। वो मैंने देना है आपको आइडियल वाला, ठीक है, आप उसको अपने कहीं सर्च आउट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा भी, वो वाला नहीं कराऊंगा, बस उससे रेलिवेंट मैं करवा दूंगा। अभी मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो नोट करें कि ये जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है ये वाला सेम प्रोसेस सेम वैल्यूज आपने लेनी है, बट इसको शॉर्ट या फर्स्ट प्रीएम्प्टिव से कर लेना और देन देखना किसमें से ऑप्टिमल कौन सा है, ये आपने नेक्स्ट क्लास में लिख के लाना जरा। ठीक हो गया। और सेकंड, अब जो डिस्कशन बोर्ड में मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, उसमें आइडियल टाइम आ रहा होगा लाइक दैट, यहां तक क्वेश्चन तो नहीं है, मैं इसमें वैल्यू चेंज करने लगा हूं जरा। अब T3 प्रोसेस है,
हमने फिर प्रैक्टिस भी करनी है, आप यही रहने दें। आपको वैसे मैं सेव जो ये चेंजिंग कर रहा हूँ मैं इसमें सेव नहीं करूंगा, मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया हुआ है, जो चेंजिंग कर रहा हूँ मैं इसको सेव नहीं करूंगा, ठीक, तो आपको एक्चुअल फॉर्म में मिल जाएगा। लेट्स से ये मैंने इसको 2 कर दिया। अब देखें 0 पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा ही है, 0 पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। और सिस्टम की जब भी हमने स्पीड जो इसका टाइम हमने काउंट करना है वो हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे के लिए जब इसको हम गैंट चार्ट में मैप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस जो आएगा उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है जी हमारा आइडल। कितने टाइम जितने टाइम पे अगला पहला प्रोसेस आया है, कौन सा आया है, ये P3 आया है, 2 सेकंड पे आया था। ये क्या होगा, ठीक है, एक्चुअली वो आगे से बात क्यों नहीं हुई, 2 सेकंड में ये प्रोसेस आया था। अब 2 पे टोटल सिस्टम 2 चल गया। अब जब अगला प्रोसेस आया P3 तो वो कितने पे आया था, तो P3 2 पे आया, ठीक है, P3 2 पे आया और टोटल चला कितना 5। जब 5 चलेगा हम लिख देंगे जी कि ये टोटल इसका जो टाइम है ये बन जाता है 7, ठीक है। जो इसी के बाद बस इसे ऑनवर्ड अब बाकी सारे के सारा सेम पैटर्न यही रहेगा, जस्ट ये है कि उसमें जो आइडल टाइम है वो काउंट करेंगे। अब T2 पे जब 5 चलेगा तो ये 10 की बजाय यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह P3 जब 5 चलेगा तो ये 15 की बजाय 17 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से कोई प्रोसेस बीच में आइडल आ जाता है तो आपने क्या करना है, जितनी देर आइडल होगा कब, सिर्फ उसी सूरत में हम प्रोसेस को आइडल काउंट करते हैं कि अगर रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस मौजूद नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, हम कहेंगे जी आइडल हो गया। अब जितने टाइम के लिए आइडल आएगा उसको हम काउंट कर लेंगे। साथ ही लेट से 5 सेकंड के बाद कुछ प्रोसेस कोई ना 20 सेकंड तक चले और प्रोसेस खत्म हो गया, आने वाला प्रोसेस कोई नहीं था। उसके बाद 3 सेकंड बाद फिर एक और प्रोसेस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड को आइडल रख लेंगे और आप 20 के बाद 3 आइडल आ गया, टोटल 23 आ गया। अब जब अगले प्रोसेस को काउंट करना है हमने तो 23 से ऑनवर्ड हम इसको काउंट करके स्टार्ट करते हैं उसकी काउंटिंग, ठीक हो गया। एक जनरल मैंने इसका आपको स्केच दे दिया है, होपफुली इसको आप कर ही लेंगे। तो आप अपने टाइम इसको जरा करें, मैं डिस्कशन बोर्ड में दे दूंगा आपको अपने तो अभी एक इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं इसके रेलिवेंट आपको करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन सेम नहीं होगा जो आपको डिस्कशन बोर्ड में दूंगा, बट बिल्कुल बस जस्ट वैल्यू चेंज करके आपको करवा दूंगा। सर आइडल टाइम का गैंट चार्ट के अलावा और किसी फॉर्मूले में कोई यूज नहीं होगा? फार्मूला बिल्कुल जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लिखा था, जितने भी एल्गो हमने यूज करने हैं तमाम एल्गो में फार्मूला सेम होगा, ठीक है, ठीक हो गया। बस ये है कि गैंट चार्ट में और जो रेडी क्यू में इसमें हमने आइडल टाइम ऐड कर देना है। अच्छा, ये आइडल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी आ सकता है, उस टाइम हमने किया नहीं, वो टाइम का टाइम भी और चार्ट या फर्स्ट में भी आइडल टाइम हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि जस्ट राउंड रॉबिन में हो। ये किसी भी एल्गो में आइडल टाइम आ सकता है, जब भी आए उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मैप कर लेना, ठीक हो गया जी। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो फर्स्ट टास्क बोला था वो रिपीट कर दें। सॉरी, फर्स्ट टास्क आपने क्या दिया है वो रिपीट कर दें। फर्स्ट टास्क, हाँ, ये जो अभी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है ना, आपको दिया हुआ मैंने, आपने इसी न्यूमेरिकल को, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है जी सर, सेम वैल्यू लेनी है, इसको छाट दिया, फर्स्ट प्रिमिटिव के साथ आपने सॉल्व करना है।
ताकि पेपर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया हो जाए। पेपर तो वैसे जनरल असेसमेंट है और अभी वैसे टारगेट भी आपका पेपर ही है, कौन स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है, कौन करना है, तो ये चीज मुझे नजर, ठीक है, आइए आप उसको अपने टाइम कर लें। और मैं भी चेक करता हूँ, मैं कलीमुल्लाह आपके सीआर को बता देता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर क्योंकि आप हैं बाई चांस ये पेपर सारे ऑनलाइन, तो मैं इसे व्हाट्सएप पे अभी बता देता हूँ, आपके ग्रुप में शेयर कर देगा कि वहाँ से आप मैं बता देता हूँ, जिसका जी करता है पेपर चेक कर, ठीक है, इट्स योर राइट, तो आप अपना पेपर चेक करना चाहते हैं तो, ठीक है। बस अभी मैं उसको CMS के साथ जाके आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ, साथ में आपको वो देख देता हूँ, अगर पेपर की मुझे एक्सेस है तो एनीवन कैन चेक। बाकी मार्क्स आपके कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स हैं, इससे आप A+ ग्रेड में जा सकते हैं इजीली, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ये बताना था कि अगर आप ये डेफिनेटली या किस तरह की मिस्टेक करते हैं तो फिर ये है कि फाइनल एक बहुत बड़ी वेटेज रखता है, उसमें आपको इशू बन सकता है, इसलिए